अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी फ्रॉम द पैथोमा, वो है हमारे पास पल्मनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, पल्मनरी हाइपरटेंशन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है नॉर्मल सर्कुलेशन। ठीक है, क्या होता है हमारे पास कि जो हमारे पास होता है ये सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा, इधर से हमारे पास ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड इनटू द राइट एट्रियम से वो जाता है राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, और राइट वेंट्रिकल से चला जाता है पल्मनरी ट्रंक में। ये पल्मनरी ट्रंक है। ठीक है, और पल्मनरी ट्रंक से ये हमारे पास पल्मनरी आर्टरीज होती हैं जिससे ये लंग्स में चला जाता है ब्लड। ठीक है, फिर लंग से ऑक्सीजनेट होके वापस आता है पल्मनरी वेन्स के थ्रू इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में जाता है, लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट वेंट्रिकल जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में एओर्टा के थ्रू चला जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल सर्कुलेशन होती है। अब हमने बात करनी है कि अगर हमारे पास क्या हो जाए, जो है ना, एक स्टेज आ जाती है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि पल्मनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन क्या चीज़ होती है? हाइपरटेंशन आपको पता है कि जो है ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है किसी भी जो है वेसल का। ठीक है, अब पल्मनरी हाइपरटेंशन मींस कि जो पल्मनरी वेसल्स हैं उनकी हाइपरटेंशन हो जाए। ठीक है, तो कहाँ पे हाइपरटेंशन होगी? ये जो हमारे पास पल्मनरी ट्रंक है यहाँ पर, या ये जो हमारे पास पल्मनरी आर्टरी है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम कहेंगे ना पल्मनरी हाइपरटेंशन हो गई है। अब ये पल्मनरी हाइपरटेंशन किस तरह से हो सकती है? कंस्ट्रक्शन हो जाएगी किसी तरह, या एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। ठीक है, या हमारे पास इनकी जो स्मूथ मसल्स हैं इनकी हाइपरट्रॉफी हो गई है। ठीक है, स्मूथ मसल्स हाइपरट्रॉफी हो गई है। तो इन शॉर्ट क्या होगा कि जो ये पल्मनरी ट्रंक है या पल्मनरी आर्टरीज़ है ना, इनमें ना हाइपरटेंशन हो जाएगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब ये आगे से कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, ये जो हमारे पास पल्मनरी जो आपको नज़र आ रही है ये पल्मनरी ट्रंक, अगर इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो वो ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से आगे नहीं जा पाएगा ना, तो वो तो पीछे आएगा वापस। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड वापस आएगा पीछे, क्योंकि लंग्स में तो वो जा नहीं सकता पा रहा पल्मनरी ट्रंक के थ्रू पल्मनरी आर्टरीज। ठीक है, तो वो राइट वेंट्रिकल में बैक फ्लो होगा, जिसकी वजह से एक टाइम आएगा कि हमारे पास राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, मीन्स उसका साइज़ इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, और फिर कॉम्प्लिकेशंस भी उसकी फर्दर आती हैं कि ऑब्वियसली क्या होगा कि फर्दर प्रॉब्लम्स आएंगी। अब इसको हम जो है बुक से चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है। सो व्हाट इज़ द पल्मनरी हाइपरटेंशन? नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 10 मिलीमीटर मर्करी होता है। अगर 25 मिलीमीटर मर्करी से ज़्यादा आर्टीरियल प्रेशर मीन हो जाए तो उसको हम कहते हैं पल्मनरी हाइपरटेंशन। क्यों होती है? एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, कि अंदर जो है वो कोई जो है प्लेग बन गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई है, वो तो आपको पता ही है क्या होती है। इसके अलावा दूसरा ये कॉज हो सकता है कि हाइपरट्रॉफी ऑफ द पल्मनरी आर्टरीज। ठीक है, कि जो पल्मनरी आर्टरीज है उनके स्मूथ मसल्स ने हाइपरट्रॉफी इंक्रीज इन साइज़ कर लिया, फिर भी ल्यूमेन पतला हो जाएगा ना, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। या इंटिमल फाइब्रोसिस। ठीक है, इंटिमा क्या होता है कि आपको पता है आर्टरीज की 3 लेयर्स होती हैं। इंटिमा, ठीक है, अंदर वाली बिल्कुल होती है ल्यूमेन की तरफ, फिर हमारे पास मीडिया होती है, उसके बाद एडवेंटिशिया होती है। अगर इस इंटिमा की जो है हाइपरट्रॉफी हो जाए, सॉरी इंटिमल की फाइब्रोसिस हो जाए, ठीक है, फाइबर्स बन जाए वहाँ पे, तो उसकी वजह से भी हो सकता है ना। ठीक है, इंटिमल फाइब्रोसिस की वजह से भी हो सकता है, अगर यहाँ पे फाइब्रोसिस हो गई है। ठीक है, तो फिर उसकी वजह से भी जो है वो हो सकती है पल्मनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपने हमेशा याद रखना है कि जो पल्मनरी हाइपरटेंशन होती है ना, उसमें हमें जो है प्लेक्सीफॉर्म लीजन्स मिलती हैं। ठीक है, अगर बहुत अरसे से जो है ना पल्मनरी हाइपरटेंशन हो, सीवियर लॉन्ग स्टैंडिंग केस हो, तो उसमें प्लेक्सीफॉर्म लेयर्स हमें मिलती है, लीजन्स मिलती हैं। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, नीचे आपकी फिगर भी इन्होंने दी हुई है। इसमें दरअसल आपने ये गौर करना है कि ये आपकी जो है यहाँ पे आपको ये देखें, ये आपकी पूरी है, ये कैपिलरी के ना आपको टफ्स मिलते हैं, यहाँ पे टफ्स ऑफ कैपिलरी मिल रहे होते हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं कि ये प्लेक्सीफॉर्म लीजन्स हैं प्राइमरी पल्मनरी हाइपरटेंशन की। ठीक है, तो प्राइमरी क्या होता है ये हम बाद में पढ़ते हैं, लेकिन ये प्लेक्सीफॉर्म लीजन्स जो है ना करेक्टरिस्टिक होती हैं, इससे हमें पता चलता है कि बहुत अरसे से पेशेंट को जो है ना पल्मनरी हाइपरटेंशन हुई हुई है। ठीक है, उसके बाद वो बता रहे हैं कि इसकी वजह से राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाती है, मैंने आपको बताया कि क्यों होती है। और कॉर पल्मोनल, ठीक है, ऑब्वियसली जब हार्ट जो है उसकी हाइपरट्रॉफी हो गई है राइट वेंट्रिकल की, अब ब्लड जो है वो प्रॉपर्ली सर्कुलेट तो नहीं हो रहा ना लंग्स और हार्ट के दरमियान में, तो कॉर्ड पल्मोनल भी होगा ना। कॉर्ड पल्मोनल क्या होता है कि लंग्स की किसी डिजीज़ की वजह से हार्ट फेलियर हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम कॉर्ड पल्मोनल कहते हैं, तो ये हो जाएगा। उसके बाद वो कहते हैं कि इसकी वजह से एक्सर्शनल डिज़निया होगा। ऑब्वियसली देखो ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास प्रॉपर्ली ऑक्सीजनेट नहीं होगा ब्लड, क्योंकि वो आगे ही नहीं जा पा रहा, लंग्स के अंदर ही नहीं जा पा रहा कि उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो और वो वापस आए लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, तो उसकी वजह से डिज़निया होता है, मीन्स ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है और राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाता है। ठीक है, अब ये प्राइमरी हो सकता है या सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी हमेशा याद रखना है, प्राइमरी वो चीज़ होती है जो वहाँ पे इटसेल्फ लंग के अंदर कोई जो है वो पैदा हुई है, किसी दूसरी डिज़ की वजह से नहीं हुई। ठीक है, और सेकेंडरी क्या होता है कि किसी पहले से कोई डिजीज़ थी उसकी वजह से पल्मनरी हाइपरटेंशन हो रही है। ठीक है, अब प्राइमरी पल्मनरी हाइपरटेंशन की बात करते हैं, तो ये हमेशा याद रखना है कि ये ना प्राइमरी जो है यंग अडल्ट फीमेल्स में होती है।
ठीक है। इसका कॉज तो हमें नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी जो यहाँ पे ये इसकी टाइपिंग एरर है BM जो PR2, ठीक है, ये BMPR2 जो हमारे पे जीन होती है ना, इसकी इनएक्टिवेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनकी हाइपरट्रॉफी स्टार्ट हो जाती है। स्मूथ मसल्स की हाइपरट्रॉफी हमने कॉज पढ़ा था ना पल्मोनरी हाइपरटेंशन का, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी। ये आपने जीन याद रखनी है BMPR2, ठीक है। अब जो सेकेंडरी हमारे पास हाइपरटेंशन होती है ना, उसका क्या कॉज होता है, मैंने आपको बताया किसी पहले कोई डिजीज़ थी उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो तो उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। और वो होती है कि पहले से लंग के अंदर कोई डिजीज़ थी, फॉर एग्जांपल COPD हमने पीछे भी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ पढ़ी है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हमने पढ़ी हैं, ठीक है। उसके रिजल्ट में पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी, कॉर्पल मेनेल होगा, या इसके अलावा जो है हाइपोक्सीमिया, उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में कम हो जाएगा, ठीक है। और उसकी वजह से एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हमारे पास ऑक्सीजन कम होती है ना किसी एरिया में, ठीक है, COPD और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ में क्या होता है, हाइपोक्सीमिया हो जाता है कि ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में नहीं आ रही होती लंग डिजीज़ की वजह से, ठीक है। उसकी वजह से वो कंस्ट्रक्शन हुई होती है ना, तो बाकी जो आर्टरीज़ होती है ना वो क्या कर जाती हैं कि हाइपोक्सीमिया हुआ होता है ना, तो वो जो आर्टरीज़ होती है ना वो क्या करती हैं कि कंस्ट्रिक्ट करती हैं खुद, ठीक है। जब ऑक्सीजन कम होती है, फॉर एग्जाम्पल इस वेजल में ऑक्सीजन कम हुई तो वो कंस्ट्रिक्ट कर गई, ताकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन नहीं आ रही वो दूसरी वेजल जो है, मतलब उनके अंदर जो है ना ब्लड दूसरे जगहों पे आए, ठीक है। मतलब कंस्ट्रिक्ट करती हैं ताकि ब्लड जो है वो दूसरे एरियाज़ में जाए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास जो है वो कंस्ट्रक्शन जो होती है आर्टरीज़ की कंस्ट्रक्शन हो जाती है ना, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा क्या है हमारे पास कि अगर पल्मोनरी सर्किट की क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया, मतलब ये पल्मोनरी सर्किट था इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। अब इसका जो कॉज होता है ना वो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती है। फॉर एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट इसकी कॉज होती है कि अगर हमारे पास ये राइट एट्रियम था ना, ठीक है, और दिस वाज द लेफ्ट एट्रियम, दिस वाज द राइट वेंट्रिकल एंड दिस वाज द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल कंजेनिटली ऐसा था कि यहाँ पे राइट वेंट्रिकल और जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में ना कोई ओपनिंग रह गई थी कंजेनिटली, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड था वो जो है राइट वेंट्रिकल की तरफ जा रहा था, ठीक है। शंट था ना, मतलब होल कह सकते हैं, उस होल के थ्रू वो राइट वेंट्रिकल में जा रहा था ब्लड, इसको कहते हैं लेफ्ट टू राइट शंट, ठीक है। अब जब ये शंट बनेगा ना, तो अब जो हमारे पास ये कनेक्टेड है राइट वेंट्रिकल, ये तो लंग्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब जब इसके अंदर ब्लड आएगा तो वो हमारे लंग्स के अंदर जाएगा, ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू, पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू लंग्स के अंदर जाएगा ना। तो अब जब वहाँ पे वो जाएगा तो वो पल्मोनरी, जब वो कहेंगे इतना ज़्यादा ब्लड आ गया है, ये नॉर्मल से इतना ज़्यादा ब्लड आ गया है, हमें इसको कंपनसेट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे क्या होता है, हाइपरट्रॉफी स्टार्ट हो जाती है स्मूथ मसल्स की, कि किसी तरह हम इस ब्लड को जो है ना अपने अंदर अकोमोडेट कर सकें, ठीक है। अब होता क्या है कि जब वो इस तरह होता है ना, हाइपरट्रॉफी होती है, फिर एक टाइम आता है कि वो बैक फ्लो होना शुरू हो जाता है, मतलब वो जो शंट पहले यहाँ था, ठीक है, पहले शंट जो था वो जो यहाँ पे जा रहा था यहाँ पे, अब जब हाइपरट्रॉफी होगी तो एक टाइम आएगा कि वो बैक फ्लो होना शुरू हो जाएगा, मतलब वापस राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होगी, ठीक है। और उधर स्मूथ मसल की हाइपरट्रॉफी की वजह से हाइपरटेंशन होगी, और फिर राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होगी, और फिर जो है ना हमारे पास कॉर्पल मेनेल होगा, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, ठीक है। तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, ये हमने कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट जब डिस्कस किए थे ना, उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया था। आई थिंक उसका नाम था ईजन, पता नहीं क्या नाम था उसका, ईजन बेंगर कोई सिंड्रोम था, ईजन बेंगर शायद, उसमें हमने डिस्कस किया था, ठीक है। इसके अलावा वो कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि ये थर्ड जो कॉज होता है सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन का, एक तो हाइपोक्सीमिया हो गया, दूसरा इंक्रीज वॉल्यूम हो गया, और तीसरा है रिकरेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। रिकरेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म मींस के जो पल्मोनरी सर्किट है उसमें एम्बोलिस बना हुआ है, ठीक है, और बार बार बनता जा रहा है। तो जब एम्बोलिस बनता है तो वो भी हमारे पास जो है क्या करता है कि जब वो क्रोनिकली ऑर्गेनाइज हो जाता है उस जगह पे, ठीक है, तो वो उसकी वजह से भी हमारी वेजल जो है वो क्या करेगी, थिक हो जाएगी, ठीक है, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन की तरफ लीड करेगी। ये हो गया पल्मोनरी हाइपरटेंशन का सारा केस। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट अबाउट द एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या होता है, डिस्ट्रेस क्या होता है कि कोई चीज़ जो है वो अब परेशान हो गई है, मतलब वहाँ पे जो नॉर्मल काम हो रहा था ना अब वो नॉर्मली नहीं हो रहा, उसको हम डिस्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको पता है कि जो हमारे एंड वाला जो एल्व्यूलर एक्सचेंज होती है, ठीक है, वो लंग की एल्व्यूलाई और ब्लड के दरमियान में होती है, कि लंग में जो है बाहर से हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो हमारे ब्लड में जाती है, और वापस क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल केस होता है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में क्या होता है, सबसे पहले तो ये जो हमारी
किसी भी वजह से कहते हैं कि बहुत से ऐसे मतलब डिसीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल किसी को इन्फेक्शन था, किसी को ट्रॉमा हुआ, किसी को पैंक्रियाटाइटिस था, ठीक है, मतलब उसकी पैंक्रियाज में कोई इन्फ्लेमेशन थी, या किसी को कोई ड्रग से एलर्जी हो गई या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो गए। उन्होंने क्या कर दिया, सारी डिजीज़ ने जो है वो क्या करते हैं, वो हमारे जो ये होती है एल्व्यूलर मेम्ब्रेन होती है ना, इनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, ठीक है। जब ये एल्व्यूलर मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाती है ना, उसकी वजह से ये कहानी शुरू होती है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की, ठीक है। होता क्या है कि जब ये वॉल डैमेज हो जाती है तो हमारा जो प्रोटीन्स होती है ना वो लीक होना शुरू हो जाती है यहाँ से, ठीक है। और वो जो प्रोटीन्स लीक होती है ना वो यहाँ पे आके ना ये जो एल्व्यूलर की वॉल्स हैं यहाँ पे ना एक मेम्ब्रेन बना देती हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन बना देती हैं जिसको हम कहते हैं हायालीन मेम्ब्रेन, ठीक है, हायालीन मेम्ब्रेन। अब जब ये है हायालीन मेम्ब्रेन बन जाएगी, एल्व्यूलर वॉल हमारी सारी डिस्ट्रक्शन हो गई है। और आपको पता है एल्व्यूलर वॉल में हमारे जो है वो सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूमोसाइट्स कहते हैं, ठीक है, न्यूमोसाइट्स कहते हैं। वो टाइप 1 होते हैं, टाइप 2 होते हैं, ठीक है। और उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होते हैं जो एक्चुअली आपके जो है वहाँ पे सर्फेक्टेंट रिलीज़ कर रहे होते हैं। सर्फेक्टेंट का आपको पता होगा कि वो सर्फेक्टेंट जो होता है वो हमारी जो एल्व्यूलर वॉल्स होती हैं, मतलब एल्व्यूलाई के अंदर जो है ना वो सरफेस टेंशन को जो है वो इंक्रीज़ करते हैं ताकि जो एल्व्यूलर वॉल्स हैं वो कोलैप्स ना हो, ठीक है। इसका कंसेप्ट आगे मैं आपको बताती हूँ। अभी बस आपने ये याद रखना है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में कि आपकी जब एल्व्यूलर वॉल डैमेज होगी तो प्रोटीन्स अंदर लीक होके एक हायालीन मेम्ब्रेन बना देंगी, ठीक है। उस हायालीन मेम्ब्रेन की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं होगी ना प्रॉपर, ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो रही होगी प्रॉपर, ठीक है। और ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं होगी तो क्या होगा पेशेंट को, ठीक है, हाइपोक्सीमिया आएगा, मतलब ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में कम होना शुरू हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो ये प्रॉब्लम आती है। एक तो गैसेस एक्सचेंज नहीं होती, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो हमारे पास होता है ना, ये बताती हूँ ठहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपने हमेशा याद रखना है कि मैंने आपको बताया टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होते हैं। इन सेल्स का ना 2 काम होते हैं, आगे भी आपको हेल्प होगी, जो अगली डिजीज़ है उसमें भी इसका काम आएगा। जो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होते हैं ना, इनके 2 काम होते हैं। एक ये कि ये स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है। स्टेम सेल्स होते हैं मतलब अगर किसी भी सेल की जो है वो मतलब वो उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ये स्टेम सेल्स जो है उसको रीजनरेट करने की कोशिश करते हैं कि वो सेल्स वापस आ जाए, ठीक है। और इसके अलावा जो इसने काम करना होता है वो सर्फेक्टेंट रिलीज़ करना होता है। सर्फेक्टेंट क्या करते हैं कि ये हमारी जो लंग की सरफेस टेंशन होती है ना उसको कम करते हैं, ठीक है। अब सरफेस टेंशन का क्या मतलब आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल एक बैलून है ना, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है कि जो है, अच्छा बैलून है ना फॉर एग्जांपल, अब आपको पता होगा कि जो बैलून में आप जब हवा भरते हो तो वो जो पहला जो इवेंट होता है, पहली दफ़ा जब हवा बन रहे होते हैं शुरू में आपको थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन बाद में ना जब वो थोड़ी सी हवा उसके अंदर आ जाती है ना, फिर वो ब्लो कर जाता है, मतलब वो पूरा का पूरा फिल अप हो जाता है ईजीली, ठीक है। तो शुरू में आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, शुरू में आपको हवा भरने में प्रॉब्लम आती है, फिर वो ईजीली फिल हो जाता है, ठीक है। मीन्स आप जो एक्सपायर कर रहे हो ना उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब अब होता क्या है, सबसे पहले ये समझें कि जो है ना ये फॉर एग्जांपल ये आपका लंग आपके जो है ना एल्वुलाई है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने अपनी एयर बाहर निकाली, ठीक है, जो आपने एयर अंदर जमा की थी उसको बाहर निकाला। अब ये हो सकता है ना कि आपने जब एयर बाहर निकाली तो ये जो एयर बाहर जाएगी उसकी वजह से ये कोलैप्स कर जाए, छोटा सा हो जाए। फिर जब आप एयर अंदर डालोगे, मैंने आपको बैलून की एग्जांपल दिया है, अब जब आप इनहेल करोगे तो अगर ये इतना छोटा सा हो जाएगा, जैसे कि वो बैलून शुरू में होता है छोटा सा होता है, उसको शुरू में भरने में बहुत मुश्किल होती है, बाद में वो ईजिली भर जाता है। तो इसको कितना हमें फोर्स लगानी पड़ेगी कि ये भरे, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हमारी इधर सर्फेक्टेंट इसी वजह से रखा हुआ है कि ये हमारी जो लंग जब हम एक्सपायर करें तो ये हमारे लंग को कोलैप्स ना करे, ठीक है। कोलैप्स क्यों नहीं होता, क्योंकि जो सर्फेक्टेंट होता है ये सरफेस टेंशन को कम करता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि लंग जब एक्सपायर करते हैं हम तो वो कोलैप्स नहीं करता एल्वुलाई, ठीक है। और इजीली जब हम इंस्पायर करते हैं एयर को तो इजीली हमारी जो है एयर वो हमारी एल्वुलाई में फिल हो जाती है, ठीक है। मतलब कि नॉर्मल ये होगा कि अगर ये इस तरह है तो जब ये एयर बाहर जा रही होगी तो ये इसी तरह रहेगा, ठीक है। एयर बाहर चली जाएगी लेकिन कोलैप्स नहीं करेगा। ये क्यों होता है, ये सर्फेक्टेंट की वजह से होता है, उसने सरफेस टेंशन को एक मतलब मेंटेन किया होता है, ठीक है। और इस वजह से जब हम एयर अब दोबारा से अंदर लेके आएंगे, क्योंकि वो मतलब एक
ओपन है तो उसके अंदर मतलब उसके अंदर फोर्स भी इतनी नहीं लगानी पड़ेगी, तो वो इजीली फिल हो जाएगा। अब वो लोग जिनके अंदर सरफेक्टेंट नहीं होता, ठीक है, सरफेक्टेंट खराब हो जाता है, जैसे अभी हमने पढ़ा है ARDS में क्या होता है, हमारे जो वॉल होती है अल्विलाई की वो डैमेज हो जाती है। अल्विलाई की वॉल्स के अंदर टाइप 2 न्यूमोसाइट्स पड़े हुए थे जिन्होंने जो है ये बनाना था सरफेक्टेंट, ठीक है। तो अब वो टाइप 2 न्यूमोसाइट डैमेज हो जाएंगे, सरफेक्टेंट उनका नहीं रहेगा, सरफेस टेंशन मेंटेन नहीं रहेगी, तो ऐसे लोगों का लंग जो है वो एक्सपायरेशन के बाद कोलैप्स कर जाएगा। अब जब उन लोगों को अब जब वो लोग जो है वो इनहेल करने की कोशिश करेंगे तो उनकी एयर अंदर आएगी नहीं, ठीक है, बहुत मुश्किल से आएगी, उनको बहुत फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अच्छा, तो उनको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी अंदर लाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरा हमने पढ़ा था टाइप 2 न्यूमोसाइट्स का काम कि स्टेम सेल्स जो है उन्होंने बनाने होते, स्टेम सेल्स बनाने होते हैं जो कि रीजनरेशन में हेल्प करते हैं। अब एक आपको पता है ना, दो फिनोमेना होते हैं, एक रीजनरेशन का होता है और एक रिपेयर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हुआ उसकी रीजनरेशन होगी, मीन्स वही सेल वापस हो जाता है, उसको हम रीजनरेशन कहते हैं। दूसरा फिनोमेना होता है रिपेयर का, ठीक है। रिपेयर क्या होता है, रिपेयर में हमारे पास कोई रीजनरेशन ऑफ सेल नहीं होती, सेल के ऊपर स्कार आ जाता है, फाइब्रस टिश्यू आ जाता है, ठीक है। ये आपने हमेशा याद रखना है कि टाइप 2 न्यूमोसाइट्स ना होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं बंदे के अंदर। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि डैमेज हो जाता है एल्व्यूलर कैपिलरीज़ को, ठीक है। एल्व्यूलर जो कैपिलरी के दरमियान में है वो हमारे पास डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोटीन रिच फ्लूइड जो है वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि जब वो ऑर्गेनाइज होगा वहाँ पे तो हाइलिन मेम्ब्रेन बना देगा, ठीक है। एडिमा की वजह से जो फ्लूइड आएगा ना वही प्रोटीन रिच जो होता है वो वहाँ पे हाइलिन मेम्ब्रेन बना देगा। क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे पेशेंट को, हाइपोक्सीमिया होगा ना, ऑक्सीजन की कमी की वजह से साइनोसिस होगा ना उसको, ठीक है। और उसकी क्या हो जाएगी, उसकी जो हमारे पास थिक एंड हो जाएगी वॉल, ठीक है। और जो कोलैप्स हो जाएंगी हमारी एयर वॉल्स, क्यों, क्योंकि सरफेस टेंशन अब हमारे पास नहीं मेंटेन हो पाएगी। टाइप 2 न्यूमोसाइट्स चले गए हैं जिन्होंने सरफेक्टेंट रिलीज करना था, सरफेस टेंशन को कम करना था। हमें एक्सरे पे क्या मिलेगा, वाइट आउट मिलेगा, ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि चेस्ट एक्सरे पे क्या होता है, वाइट आउट हो जाता है, वाइट जो होता है वो नॉर्मल हमारे पास वो उड़ जाता है उसका, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी टू द डिजीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि सारी डिजीज़ हो सकती है जिसकी वजह से ये हो सकता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जब भी वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है ना, फॉर एग्जांपल किसी को इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स आ गए, उन्होंने प्रोटीन्स रिलीज़ करना शुरू कर दी, उन्होंने फ्री रेडिकल डैमेज किया टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स का, ठीक है। और उसकी वजह से फिर एडिमा होगा और हाइलन मेम्ब्रेन बन जाएगी। ट्रीटमेंट इसका क्या होता है कि हम कॉज को मेंटेन करें, अगर किसी को इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करें, अगर किसी को ट्रॉमा हुआ है उसको ट्रीट करें, पैंक्रेटाइटिस है तो उसको ट्रीट करें, जो चीज़ उसको डैमेज करिए उसको ट्रीट करें। इसके अलावा पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, ये मैंने आपको बताया ना कि अब क्या होगा कि हम ये करते हैं कि अल्व्यूलर वॉल्स कोलैप्स हुए हुए हैं ना, तो हम ये करें कि जो एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर है ना, किसी ने एक्सपायरेशन की है और उसके एंड पे जो अंदर जो एयर रह गई है वो कम हो गई है ना इन लोगों में, तो हमने क्या करना है कि उसकी एक्सपायरेशन के एंड पे जो एयर है ना वो ज़्यादा रखनी है अंदर, ठीक है। तो उसको कहते हैं पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, ठीक है, ताकि वो जो उसको ईजिली सांस लेने में जो है इनहेल करने में बाद में ईजी हो। मैंने बैलून के आपको एग्जाम्पल दिया है इसके साथ। अच्छा, उसके बाद जो है रिकवरी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है अगर वहाँ पे फाइब्रोसिस हो गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया टाइप 2 न्यूमोसाइट्स चले गए हैं, उन्होंने स्टेम सेल्स थे ये लोग, तो इन्होंने क्या करना था कि रिपेयर रीजनरेशन करवानी थी। अब रीजनरेशन नहीं होगी, सिर्फ रिपेयर होगा स्कारिंग और फाइब्रोसिस की वजह से। तो अगर वहाँ पे फाइब्रोसिस स्कारिंग हो जाती है तो फिर तो हम उसको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है। इसमें देखें कि न्यूनेटल में क्या होगा कि अब जो हम पढ़ने लगे हैं ना वो न्यूनेटल है, ठीक है। जो अभी हमने पढ़ा था एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये किसी सेकेंडरी टू द इन्फेक्शन हो रहा था। ये न्यूनेट वाला कौन सा होगा कि बाय बर्थ जो बच्चा पैदा हुआ है ना उसके अंदर क्या था, इनएडिक्वेट सर्फेक्टेंट लेवल्स थे, ठीक है। अब आपको पता है टाइप 2 न्यूमोसाइट सर्फेक्टेंट रिलीज करते हैं, ठीक है। और इसका जो मेजर कंपोनेंट होता है सर्फेक्टेंट का वो फॉस्फेटिडाइल कोलीन होती है, लेसिथिन इसको कहते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि ये हमारी सरफेस टेंशन को कम करता है और उसकी कोलैप्स जो है ना एल्वेलाई की कोलैप्स उसको कम करता है आफ्टर एक्सपायरेशन। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर सर्फेक्टेंट नहीं होगा तो एल्वेलर एक्स जो है वो कोलैप्स कर जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे हाइलिन मेम्ब्रेन बन जाएगी, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ऐसे लोगों को ना हम बाहर से ऑक्सीजन देते रहे ना, तो क्योंकि उनकी एल्वेलर वॉल्स कोलैप्स कर गई होती है ना, तो वो अंदर ऑक्सीजन मतलब जाने का कोई इतना खास फ़ायदा भी नहीं होता। तो फिर वो पीप वाला ही हमने फिनोमेना अप्लाई करना होता है जो मैंने आपको पहले बताया। इसके साथ एसोसिएशन क्या हो सकती है, क्योंकि बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हुआ था और आपको पता है कि उसके अंदर जो है वो क्या होता है, जो सर्फेक्टेंट होता है वो 28 वीक्स में बनना शुरू होता है और उसके एडिक्वेट लेवल जो है 34 वीक्स में पूरे होते हैं। लेकिन अगर बच्चा जो है वो 28 वीक से पहले पैदा हो जाए या 28 टू 34 वीक्स के दरमियान में पैदा हो जाए, उसके सर्फेक्टेंट लेवल्स इनफ नहीं होंगे, ठीक है। और जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम कैसे पता लगाते हैं कि किसी के अंदर जो है सर्फेक्टेंट सही प्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो वो हमें ऐसे पता चलता है, ये वाली रेशो होती है, ठीक है, लेसिथिन ओवर
स्विंगोमाइलिन रेशो, ठीक है। अब क्योंकि क्या हो रहा है कि जो है मतलब नॉर्मली जो है क्या होता है कि जब किसी के अंदर सर्फेक्टेंट होता है ना, मैंने आपको बताया कि उसके अंदर क्या होता है, फॉस्फेटाइलकोलिन लेसिथिन होती है सर्फेक्टेंट के अंदर, ठीक है। तो अगर किसी के अंदर सर्फेक्टेंट होगा तो लेसिथिन होगी ना, तो अगर हम इसकी रेशो निकालेंगे तो अगर लेसिथिन ज़्यादा होगा तो ये रेशो ज़्यादा आएगी ना, ठीक है। लेसिथिन ज़्यादा है तो ओवरऑल रेशो ज़्यादा आएगी, मतलब मोर देन 2 आएगी, तो इससे पता चलेगा कि किसी के अंदर सर्फेक्टेंट की एडिक्वेट कंसनट्रेशन। अगर 2 से कम होगी इसका मतलब कि ये रेशो अगर कम हो गया लोअर एस रेशो, ठीक है, इट मीन्स के उसके अंदर जो है वो प्रॉपर सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन नहीं हो रही, ठीक है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए सी सेक्शन, आपको पता है आजकल कितने सी सेक्शन होते हैं, हर किसी की जो है सी सेक्शन हो रहा होता है, और ये मतलब कहते हैं कि डॉक्टर्स जो है पैसे कमाने के लिए करते हैं, लेकिन कुछ जो है वो फीमेल्स ये भी कहती हैं कि वो पेन से बचने के लिए कि जी पेन होती है तो सी सेक्शन ही हो जाए ना, तो नॉर्मल डिलीवरी जो होती है वो लोग आजकल नहीं करवाते, सी सेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं। तो उसका नुकसान क्या होता है, देखें नुकसान क्या होता है सी सेक्शन का, वो देखें ज़रा, कि जब हमारे पास सी नॉर्मल डिलीवरी होती है ना पेश, तो मदर के अंदर क्या होता है, स्ट्रेस का स्टेट होता है ना, नॉर्मल डिलीवरी में पेन्स होती हैं, स्ट्रेस होता है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस होता है ना, उसकी वजह से हमारी बॉडी में स्टेरॉइड रिलीज़ होते हैं, ठीक है। स्टेरॉइड्स क्या करते हैं कि वो सर्फेक्टेंट के अमाउंट को ज़्यादा करते हैं, ठीक है। स्टेरॉइड्स की वजह से सर्फेक्टेंट का लेवल ज़्यादा होता है। अगर किसी फीमेल का जो सी सेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा कि वो स्ट्रेस नहीं आएगा ना, ऐसा स्ट्रेस आना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी में, स्टेरॉइड्स का लेवल उसकी बॉडी में ज़्यादा नहीं होगा, जिसकी वजह से सर्फेक्टेंट जो है वो नॉर्मल प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका सी सेक्शन के नुकसान, ठीक है, कि ऐसे बच्चों का ना फिर सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं होता। मैटरनल डायबिटीज़ क्या है कि मदर को डायबिटीज़ है, आपको पता है कि मदर की डायबिटीज़ में क्या है कि इंसुलिन उसकी नॉर्मल प्रोड्यूस नहीं हो रही है, उसके ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है, ठीक है। अब वो जो ग्लूकोज है वो जब उसके फीटस के अंदर जाएगा, फीटस के अंदर थ्रू प्लेसेंटा जाएगा, तो फीटस के तो बीटा सेल्स जो है वो ठीक है ना पैंक्रियाज के, तो वो क्या करेंगे, वो इंसुलिन रिलीज़ करेंगे, ठीक है। जब वो इंसुलिन रिलीज़ करेंगे ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन हमेशा याद रखना, इंसुलिन हमारी सर्फेक्टेंट के अमाउंट को कम करती है, ठीक है। वैसे तो बड़े मतलब ये हम सोच सकते हैं कि डायबिटीज़ के लोग जो है ना, उनके अंदर इंसुलिन नहीं होती, तो उनके शायद अंदर उनके सर्फेक्टेंट ज़्यादा होगा। तो इंसुलिन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सर्फेक्टेंट, इंसुलिन ज़्यादा होगी सर्फेक्टेंट कम होगा। तो मैटरनल डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो है इंसुलिन डिक्रीजेज द सरफेस प्रोडक्शन, तो वो बेबी के अंदर क्या होगा कि सर्फेक्टेंट का लेवल कम हो जाएगा। तो ये कुछ कॉजेज है जिसकी वजह से सर्फेक्टेंट कम होता है, प्री मेच्योरिटी है, सी सेक्शन है, और मैटरनल डायबिटीज़ है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, ऑब्वियसली सर्फेक्टेंट नहीं होगा तो हमने पहले भी पढ़ा है कि बहुत रेस्पिरेटरी एफर्ट करनी पड़ेगी बर्थ के दौरान। रेस्पिरेटरी एफर्ट क्या है कि इनहेलेशन में मुश्किल होगा, वो जो पहली कोलैप्स हुआ है ना लंग का, वही मैंने आपको बताया, तो पहली जो इनहेलेशन है मतलब पहले जो ऐड करना है उसके अंदर एयर, वो बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि टेक्निया होगा, ठीक है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी, और क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना एसेसरी मसल्स को यूज़ करना पड़ेगा, एक्सर्शन होगी, ठीक है। और इसके साथ क्या एसोसिएटेड है, हाइपोक्सीमिया और साइनोसिस, ठीक है। और हमें क्या मिलता है कि लंग के अंदर ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिलती है, इसके अपीयरेंस मैं आपको बताती हूँ क्या होती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है, हाइपोक्सीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस होता है, आपको पता है ना। वैसे पल्मनरी आर्टरी और जो कनेक्शन होता है हमारी पल्मनरी आर्टरी का उसके साथ जो एओर्टा होता है उसके साथ ना एक कनेक्शन होता है, फीटस की जो सर्कुलेशन होती है वो हमसे दूसरी होती है ना, डिफरेंट होती है। तो वो पेटेंट मतलब वो आर्टियोसिस जो होता है उसने बाद में ख़त्म हो जाना होता है, जब हमारी बॉडी में एडिक्वेट ऑक्सीजन लेवल होता है तो वो पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस जो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर सर्फेक्टेंट का लेवल जो है वो हाइपोक्सीमिया होगा, मतलब ऑक्सीजन नहीं पूरी हुई बच्चे की सर्फेक्टेंट के कम होने की वजह से, ठीक है, तो ऐसे बच्चों के अंदर जो है वो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस होगा, ठीक है। मतलब वो नहीं सही हो, मतलब वो जो उसने नॉर्मली ख़त्म होना था वो नहीं हो पाएगा। ये तो आपको पता होगा पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस क्या होता है, आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये क्या है, अगर आपको अब एक्सप्लेन करना है तो मुझसे मुझसे पूछ लें, ठीक है। उसके बाद जो है सप्लीमेंटल ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज़ करती है फ्री रेडिकल इंजरी। ऐसे बच्चों के अंदर जब हम उनके अंदर ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं होती, हम बाहर से ऑक्सीजन देने की कोशिश करते हैं, तो आपको पता है बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाएगी, तो वो फ्री रेडिकल्स बनाएगी ना, फ्री रेडिकल्स बनाएगी, और फ्री रेडिकल्स तो फर्दर हमारी लंग को डैमेज करेंगे। और आपको पता है ये ऑक्सीजन जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये हमारी रेटिना के अंदर जाके भी डैमेज करते हैं। तो ऐसे ऐसे बच्चे जिनको हम सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देने की कोशिश करते हैं उनकी फर्दर जो है लंग डैमेज होता है, फर्दर जो है क्या होता है ब्लाइंडनेस की तरफ बच्चा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान से देना होता है ऑक्सीजन को भी, ठीक है। अब इसकी ये वाली मैंने आपको बतानी थी, ये दरअसल जो है ना रेस्पिरेटरी ARDS की है। ये देखिए ये एल्ब्यूलाई है, ठीक है, ये एल्ब्यूलाई है, और नॉर्मली तो ऐसे गोल गोल होने चाहिए, इनके कोलैप्स हुए हुए हैं, ठीक है। और ये जो आपको पिंक पिन नज़र आ रही है, पिंक पिंक, ठीक है, ये आपकी जो है ना हाइलिन मेम्ब्रेन है, ये जो जमा हुई हुई है इसकी मेम्ब्रेन में, ठीक है, ये वाली दिस इज़ हाइलिन मेम्ब्रेन, और ये जमा हुई हुई है इधर। और जो है यही आपको बताना था कि इसका जो कोलैप्स हुआ हुआ है और जो हाइलिन मेम्ब्रेन है वो इकट्ठी हुई हुई है वहाँ पे, और ये हुआ हुआ है सब कुछ, ठीक है। दिस इज़ एक्चुअली द ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, ठीक है।
ये देखें, ये जैसे ग्राउंड ग्लास होता है ना, इसी तरह हमारी ये लंग्स के अंदर जैसा ग्लास अपीयरेंस आ रही होती है। और ये आपको बताना था कि ये पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस होता है, जिसमें एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरीज के दरमियान में कनेक्शन रह जाता है फीटल सर्कुलेशन का, क्योंकि क्या होता है कि ऑक्सीजन डिमांड नहीं पूरी होती हाइपोक्सीमिया की वजह से। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस डिसीजेस।